नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लंबा खींचता जा रहा है। न इसका कोई और नजर आ रहा है, न अंत। ऐसी परिस्थिति में एक नई आशंका उत्पन्न होने लगी है, जो है तीसरे विश्व युद्ध की। रूस ने यूक्रेन को धमकी दी है कि वो परमाणु हमला कर सकता है। यह पूरा प्रकरण उसके बाद सामने आया है जब क्रीमिया के पुल पर यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया। हालांकि इसका कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह अटैक यूक्रेन ने ही किया होगा। इसके बाद रूस ने लगातार ड्रोन अटैक से यूक्रेन को तहस नहस कर दिया है। तो क्या परमाणु अटैक होगा? इस विषय पर आज हमसे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर। सर नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदुस्तान पोस्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच जैसा युद्ध चल रहा है, आपको क्या लगता है, परमाणु युद्ध दोनों देशों के बीच हो सकता है? देखिए, सबसे पहला सवाल सबसे पहला रिप्लाई यह है कि परमाणु युद्ध का जो खतरा है, अभी वो केवल खतरे के तौर पे ही देखना चाहिए। युद्ध होने की जो आशंका है, ये बहुत ही कम है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाहूँगा कि ये पिछले 8 महीने से जो युद्ध चल रहा है, इसके अंदर भारी नुकसान हुआ है यूक्रेन का और काफ़ी ज़्यादा नुकसान रशिया का भी हुआ है। रशिया ने सोचा था कि युद्ध जीत पाएँगे, वो युद्ध नहीं जीत रहा है और युद्ध जीतने की कोई भी आशंका नहीं है। और ये माना जाता है कि रशिया की आर्मी आज दुनिया में सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मी है। उनका जो तंत्रज्ञान या टेक्नोलॉजी है, दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल है वो। इसके बावजूद वो सबड्यू नहीं कर पाए है यूक्रेन को। कारण अलग-अलग है, उसपे मैं नहीं जाऊँगा। तो इसलिए अभी रशिया धमका रहा है यूक्रेन को और उसके साथ अमेरिका और नेटो को कि अभी हम जो ये युद्ध है, किसी भी कॉस्ट के ऊपर हम जीतेंगे। ये युद्ध जीतेंगे ही हम। तो इसके लिए उन्होंने फिर अभी कुछ दिन पहले मिसाइल के अटैक फिर से शुरू किए थे, लेकिन फिर ये सामने आ रहा है कि केवल मिसाइल फायर करने से युद्ध वो जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस लेवल को और ऊपर किया है और वो बोलते हैं कि अभी हम परमाणु शस्त्रों का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखा जाए कि परमाणु शस्त्रों की जो हिस्ट्री है, तो इतिहास में सिर्फ 2 ही बार ये जो अणु बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनका जी। इस्तेमाल हुआ था। ये दूसरे महायुद्ध के दौरान जब अमेरिका ने 2 अणु बॉम्ब डाले थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जहाँ पे भयंकर नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि ये जो अणु बॉम्ब होते हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, ये कितने पावरफुल है और इससे दुनिया का कितना नुकसान हो सकता है। वो तो 44 की बात थी, 1944 की। आज 80 साल के बाद ये वेपन और ज्यादा पावरफुल बने हुए हैं। अभी देखना ये चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है, रशिया के पास तो है ही, इसके सिवाय अमेरिका के पास भी है और जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो 2 बड़े देश है, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास भी है। और इसके सिवाय और काफी लोगों के पास है। यानी कि जो अपोजिंग साइड्स है, एक साइड पे नेटो और यूक्रेन और अमेरिका और दूसरे बाजू में रशिया, तो दोनों के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो क्या रशिया इतना हिम्मत कर सकता है इनका इस्तेमाल करने के लिए? अभी जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ देखते हैं, ये 3 प्रकार से शत्रु के ऊपर डाले जा सकते हैं। एक तो जिसे बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यानी कि मिसाइल की मदद से जमीन के ऊपर हम उसको मार सकते हैं। दूसरा है एयर टू सरफेस, यानी कि विमान के अंदर इसको डाल के हम जमीन के ऊपर एयरक्राफ्ट के थ्रू गिरा सकते हैं। और तीसरा है समुद्र की तरफ से, समुद्र में कोई शिप खड़ा है, वहां से मिसाइल लॉन्च करके आप डाल सकते हैं। और चौथा तरीका है कि सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी, इन जो पानी के नीचे होती है, वहां से भी ये फायर किया जा सकता है। ये चारों क्षमता रशिया के पास भी है और ये चारों क्षमता यूरोप, नेटो और अमेरिका के पास है।
और दोनों के पास इतने ज्यादा वेपन्स है कि ये माना जाता है, जिसे पुराने समय मैड थियरी नाम से पुकारा जाता है। मैड यानी कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर सरप्राइज हासिल करके रशिया अगर न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप करता है यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद नेटो चाहे तो रशिया के ऊपर भी वो हमला कर सकता है, यानी कि वो क्षमता उनके पास है। तो इसी हालत में क्या रशिया ये वेपन इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उनके पास सभी है, लेकिन जो विल पावर लगती है उसे इस्तेमाल करने की, वो होगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि श्री पुतिन जो ये है वो इस्तेमाल ये करेंगे कि नहीं। अभी ये माना जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान बहुत, और उसकी कीमत जो है वो रशिया को भी चुकानी पड़ेगी। तो इस हालत में ऐसे जो फिलहाल में ऐसे लगता है कि जिसे हम हाइब्रिड वॉर का नाम से बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके रशिया यूक्रेन को और नेटो को धमकियां देता रहेगा। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि बेलारूस जो बॉर्डर है, वहां पे उन्होंने अपने प्लेन्स डिप्लॉय किए हैं। कोई जरूरत नहीं है कि वहां पे प्लेन्स डिप्लॉय करने की, क्योंकि रशिया के अंदर जो मिसाइल्स है उसका इस्तेमाल करके वो कहीं पर भी फायर कर सकते हैं। लेकिन ये प्लेन्स को डिप्लॉय क्यों किया? एक डराना चाहते कि देखो अभी हमारे प्लेन्स भी आपके पास आ गए हैं। शायद उसके बाद बोलेंगे कि हमारी जो सबमरीन्स है जिससे हम वेपन फायर कर सकते हैं, वो भी अभी ब्लैक समुद्र के अंदर या ब्लैक सी के अंदर आई है। ये उसका दूसरा हिस्सा हो सकता है यूक्रेन को डराने के लिए। इसके बाद वो ये भी दिखा सकते हैं कि उनकी जो न्यूक्लियर कैरिंग जो वेपन्स है वो हवा में उड़ के दिखा सकते हैं कि देखो अभी न्यूक्लियर वेपनों से लदे हुए हमारे प्लेन्स अभी आकाश में जा रहे हैं। अभी सवाल इतना ही है कि क्या वेपन को ड्रॉप किया जाए या नहीं, तो इससे वो डरा सकते हैं। तो ये 2-3 स्टेजेस अभी बची हुई है जिससे वो खतरा बढ़ रहा है। इस प्रकार की जो वार्निंग है वो देना चाहती है, और उससे वो जी। ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप जो बहुत ज्यादा मदद कर रहा है शस्त्रों की यूक्रेन को, कम से कम वो रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है, लगता नहीं है कि अमेरिका रुकेगी, लगता नहीं है कि यूरोप वेपन्स को सप्लाई करना रोकेगा। तो इसलिए अभी श्री पुतिन आगे किस प्रकार से और कार्रवाई करेंगे, यही देखना पड़ेगा। कुछ लोगों का, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शायद वो समुद्र के अंदर, मैं रिपीट करता हूँ, समुद्र के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करेंगे। यानी कि वो बॉम्ब किसी के ऊपर नहीं डाला जाएगा, लेकिन जो यूक्रेन के पास वाला समुद्र है वहां पे वो एक्सप्लोड करेंगे, जिससे पूरी दुनिया को ये पता लग जाएगा कि जो पुतिन ने जो थ्रेट दी थी, ये केवल कागजी नहीं है, कागजी बात नहीं है, ये केवल एम्प्टी थ्रेट नहीं है, बल्कि वो अभी इस लेवल तक पहुंचे हैं। और आगे का लेवल है कि पानी के अंदर बर्स्ट करने के बदले उसको जमीन पे करो, जिससे प्रॉब्लम ये है ज्यादा बढ़ेगी। तो ये अलग अलग स्टेजेस है, और भी आगे अलग 2 स्टेजेस है। ये माना जाता है कि छोटे न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, इनका इस्तेमाल किया जाएगा उस इलाके में जहां पे कोई रहता नहीं है। यानी कि अगर किसी कीव जैसे शहर के ऊपर डालोगे तो पूरा शहर बर्बाद हो जी। जाएगा, लेकिन यहाँ खाली इलाका पड़ा है वहां डालेंगे तो कोई मरेगा नहीं, सिर्फ नुकसान नजर आ जाएगा। तो ये अलग अलग स्टेजेस है जिसमें पुतिन और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो करेंगे क्या, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन हिस्ट्री ये बोलती है कि ये वेपन कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं, और होने की संभावना बिल्कुल ही कम है। करुणा शंकर जी। अच्छा सर, मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो नाटो फोर्सेस और ईरान, इनकी क्या भूमिका है इसको लेकर है। जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि नाटो फोर्सेस यूक्रेन को शुरू से ही
सहायता कर रही हैं, क्योंकि रशिया का इतना लंबा युद्ध खींचना यह कहीं ना कहीं साबित करता है कि यूक्रेन को सहायता मिल रही है। ये तो आप जानते ही हैं कि कई देश उसको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि जो अब नाटो फोर्सेस आरोप लगा रहे हैं कि ईरान के ड्रोन से रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, ये कितना सच है? देखिए, दुनिया दो भागों में तो खैर शायद नहीं बट रही है, लेकिन रशिया को मदद करने के लिए ईरान आ रहा है। अभी ईरान ये क्यों आ रहा है? आपको ये समझना चाहिए कि ईरान को कोई खास ज़्यादा दुश्मनी नहीं है यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन इतना दूर है, ईरान से कोई उनका डायरेक्ट संबंध नहीं है। बल्कि शायद ईरान यूक्रेन से व्हीट भी खरीदता होगा, क्योंकि व्हीट ये उनको बहुत ज़्यादा लगता है और शायद वो व्हीट उन्हीं से इम्पोर्ट करते होंगे। तो ये ईरान जो इस प्रकार के न्यूक्लियर वेपन, इस प्रकार के जो ड्रोन्स है वो रशिया को क्यों दे रहा है? पहले इसका कारण बेसिकली ये है कि वो ड्रोन को बेच के पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि जितने ड्रोन भेजेंगे उनका उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ईरान के ऊपर काफी सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई है, इसलिए ईरान से कोई ज्यादा सामान खरीदना नहीं चाहता है, खास तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है वगैरह। तो इसलिए जो कोई चीज ईरान से कोई भी लेता है तो ईरान उसे देने के लिए तैयार रहता है, तो इसीलिए वो ड्रोन दे रहे हैं। और शायद आपको ये भी पता होगा, कोई ईरान कोई बड़ी महाशक्ति नहीं है कि जो ड्रोन बनाने के अंदर वो बहुत ही ज्यादा माहिर है, बिल्कुल नहीं। थोड़े बहुत ड्रोन तो बनाते होंगे, लेकिन कोई बड़ी शक्ति नहीं है। ये माना जाता है कि ये जो ड्रोन्स ईरान के पास आ रहे हैं, ये शायद आ रहे हैं तुर्कस्तान से या टर्की से, जो एक ज्यादा बड़ी शक्ति है और उनका जो ड्रोन्स का स्टैंडर्ड है ये काफी ऊपर का माना जाता है। और उन्होंने जो बड़ी लड़ाई हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, इसमें इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल होके लड़ाई जीतने में उन्होंने अजरबैजान को मदद की थी। तो शक्ति तुर्कस्तान है, तो तुर्कस्तान देता होगा ड्रोन्स ईरान को, और उससे वो दे रहा है, और ईरान दे रहा है उसे रशिया को। और ये भी आपको पता होना चाहिए, इसी समय टर्की या तुर्कस्तान ये यूक्रेन को भी वेपन दे रहा है। यानी कि ये देखिए, यानी कि तुर्कस्तान यूक्रेन को भी वेपन दे रहा है, तुर्कस्तान रशिया को भी दे रहा है वाया ईरान। तो ये क्यों कर रहे हैं? सीधी बात है, ये पैसे कमाने का टाइम है। जितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो उतना कमा लो, नुकसान होगा रशिया का और इसका। तो ये इस प्रकार से कार्रवाई चल रही है। दुनिया के काफी सारे देश दोनों साइड को मदद करते हुए अपना हाथ इस गंगा में धो रहे हैं। तो ये कोई मतलब दो हिस्से में बटा नहीं, मतलब पूरी दुनिया नहीं बटी हुई है, बल्कि रशिया ईरान को बहुत ही कम देशों से समर्थन मिलता है। लेकिन जब तक सवाल है पैसे कमाने का, उसमें काफी लोग उनको मदद करते हैं। करुणा शंकर जी। सर, एक अंतिम प्रश्न है कि भारत की भूमिका, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? अब तक तो भारत एक शांति स्थापित करने वाला देश बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपका क्या मानना है, भारत की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए आगे को देखते हुए? देखिए, भारत की भूमिका बड़ी साफ है। पहले तो जब हमने हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया था, आपको याद है कि यूक्रेन में हमारे 24,000 विद्यार्थी फंसे हुए थे। एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन लॉन्च करके हमने उनको सेफली हमारे देश में लाया है, ठीक है ना? इसके सिवाय यूक्रेन यूक्रेन को जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो थोड़ी बहुत इसमें हम कर रहे हैं। और अभी एक बार फिर से भारत सरकार ने एक वार्निंग दी है कि कुछ हमारे विद्यार्थी फिर से यूक्रेन में वापस चले गए थे, उनकी मेडिकल की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो भारत सरकार ने बोला है अभी मत जाओ, क्योंकि अभी रशिया जो पहले कीव जो कैपिटल सिटी थी यूक्रेन की, जब उसके ऊपर हमला नहीं करता था, अभी उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हमले शुरू हो गए हैं। क्योंकि यही चीज है कि जो कर सकते हैं पुतिन, और वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके मिसाइल तो पूरे खत्म हो गए हैं। अभी नए नए मिसाइल बनाएंगे, फायर करेंगे, बर्बाद करेंगे। लेकिन जो उनके पास ज्यादा संख्या में अभी है, वो ड्रोन ले लो, और ड्रोन का इस्तेमाल एक कामिकाज़े, जिसको बोलते हैं कि एक सुसाइड बॉम्बर की तरफ इस्तेमाल करो। ड्रोन बड़ा सस्ता होता है, उसमें करना यही है कि उसमें थोड़ा एक्सप्लोजिव डालना है और टारगेट के ऊपर लॉन्च करना है, तो वो सस्ते में
ड्रोन एक सस्ता मिसाइल है, ऐसे सस्ता गाइडेड मिसाइल है, क्योंकि अगर गाइडेड मिसाइल की कीमत देखें तो उसकी तुलना में ड्रोन की कीमत बहुत ही कम है, तो इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल ये जो है वो हो रहा है। लेकिन जब तक अब ये भारत का सवाल है, आज हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि हमने रशिया को बताया कि ये युद्ध आगे जा नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमने यही बात यूक्रेन को भी बोली हुई है, और शायद आपने, अगर आपको याद होगा कि कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट भी आया था जो मेक्सिको के एक प्रेसिडेंट ने किया था कि भारत ने इस युद्ध में एक नेगोशिएटर की भूमिका बजाने करनी चाहिए, और उसमें उन्होंने बोला था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो इसमें होने चाहिए। मोदी जी। जी वहाँ पे होना चाहिए। मेक्सिको जैसा एक आधा और देश हो सकता है जिससे ये युद्ध को रोकने में मदद होगी, क्योंकि इस युद्ध का असर केवल रशिया और यूक्रेन के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी किसे डोल्ड्रम में चली गई है। पहले आ गया चाइनीज वायरस और उसके बाद आया ये यूक्रेन का युद्ध, तो दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो युद्ध रोकने में अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो वो करने की हम उम्मीद रखते हैं, और शायद उसमें कुछ सक्सेस जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आज या कल ही यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो हमारे देश में आ रहे हैं, या शायद अभी उनकी हाँ, बिल्कुल आए हुए थे सर, आए हुए हैं। भी आए हुए हैं शायद। तो हमारी भूमिका यहाँ पे निगोशिएटर्स की है। अगर हम युद्ध को रोक सकते हैं तो पीस डिविडेंड बढ़ सकते हैं, और हमारी देश की प्रतिमा इसमें बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया का इसमें फायदा होगा, और पूरे देश को पता लगेगा कि जब वर्ल्ड दो साइड में डिवाइड होता है, एक साइड में कम्युनिस्ट वर्ल्ड रशिया वगैरह और दूसरे साइड में वेस्टर्न कंट्रीज, तो उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभा के पूरी दुनिया में शांति रखने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसी समय आज मेरे अंदाज से 40-50 जगह के ऊपर अलग अलग देशों में युद्ध चल रहे हैं, कि जो कि बिल्कुल इसका कोई मतलब ही नहीं है। युद्ध कोई साइड नहीं जीत सकता है, केवल डिस्ट्रक्शन या नुकसान ही उन देशों का होता है, फिर भी वो युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हमें इस युद्ध को रोकने में कुछ कामयाबी मिलती है तो हमारी प्रतिमा बढ़ जाएगी, जिससे बाकी के जो अनैतिक युद्ध दुनिया में अनेक जगह पे चल रहे हैं, इसे रोकने में भी हमें मदद मिलेगी, जिससे भारत की प्रतिमा एक पीस लविंग नेशन के तौर पे और आगे बढ़ेगी। करुणाशंकर जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जैसा कि आपने सुना, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें परमाणु अटैक की जो संभावनाएं हैं वह कितनी हैं, इस पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हेमंत महाजन जी ने अपना स्पष्ट मत रखा। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन की इस समय में बहुत लोग अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं और अपने हथियार बेच रहे हैं। इसके लिए भी दोनों ही देशों को सावधान रहना पड़ेगा, जबकि भारत की भूमिका इस युद्ध में शांति प्रस्थापना की ओर जो चल रही है, यह वैश्विक रूप से भारत के हित में है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए तो आप रहें न बेखबर, देखिए हर खबर हिंदुस्तान पोस्ट पर। नमस्कार।